नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। नीति शास्त्र हम सभी अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेते हैं सिलेबस से डायरेक्टली। तो आपके सिलेबस में ये एक टॉपिक दिया हुआ है, नैतिक संप्रत्ति हम पढ़ रहे थे, एथिकल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, और इसी में हमने रित और ऋण इन दो टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक को, जिसको बोलते हैं कर्तव्य की अवधारणा, या फिर अंग्रेजी भाषा में हम इसे कहेंगे कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी। तो ये जो ड्यूटी या कर्तव्य की जो अवधारणा है ये क्या होती है, इसे समझने का हम सभी जो है आज की कक्षा में प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर समय देकर के कक्षाएं पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभान्वित हुए, लेकिन अगर आप इसको रिटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, तो आप इसका रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो पूरा का पूरा सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, और कंसेप्ट्स इसमें पूरे के पूरे हैं, तो उनको आपको लगातार जो है रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबसे बेहतर अंक जो है इस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। आपके सेकंड पेपर में जो 3 पोर्शंस है ना, उसमें सबसे अच्छे नंबर जो है ना आप नीति शास्त्र में ले सकते हैं। लेकिन उसका एक ही जो तरीका है वो ये है कि आप इसके कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहें, कुछ जो बेसिक इसके डेफिनेशंस हैं उनको समझते रहें, क्योंकि आरएस परीक्षा में आपको इतना ज्यादा डीप लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। वहां पर आपको केवल बाहरी अगर सतही ज्ञान भी है तो आप प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, और हम तो फिर भी बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से हमको लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की, और आज हम बात करेंगे कर्तव्य की अवधारणा के बारे में। तो कर्तव्य की अवधारणा क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं, जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो नीति शास्त्र के मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। जैसे मैंने कहा था कि नीति शास्त्र को आप आचार शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है। इसी तरह से मैंने आपको ये भी कहा था कि नीति शास्त्र को हम एक दूसरा नाम बोलते हैं कर्तव्य शास्त्र। तो शास्त्र तो मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था, जहां पर विशद वर्णन किसी भी विषय का होता है, और ये विषय जो इसका है वो है कर्तव्य। कर्तव्य को वैसे मैं आपको पहले डिफाइन एक बार कर चुका हूं। अगर आप पिछली कक्षाएं अपने ढंग से देखी है तो मैंने बताया था आपको कि कर्तव्य की परिभाषा क्या होती है। तो कर्तव्य को अब हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस शब्द के उद्भव की, तो यहां पर जो कर्तव्य शब्द है ये क्रय धातु जो है उसमें तव्यत प्रत्यय के प्रयोग से सामने आता है। संस्कृत भाषा में तव्यत प्रत्यय जो है वो चाहिए का अर्थ प्रदान करता है हमेशा। याद रखिए, कहीं पर भी आप तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो चाहिए का अर्थ जो है वहां पर हमको प्राप्त होता है। क्रय करने से लेकर है, कर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, और जब तव्यत प्रत्यय इसमें लगता है तो ये चाहिए का अर्थ प्रदान करता है, मतलब करना चाहिए। अब ये चाहिए का अर्थ दोनों रूप में हो सकता है। ये आपका निषेधात्मक भी हो सकता है, और ये सकारात्मक रूप से विद्यात्मक अर्थ भी ले सकता है, मतलब पॉजिटिव जो है अर्थ। तो कर्तव्य जो शब्द है वो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या कर रहे हैं इससे इसको मतलब नहीं है। कर्तव्य हमको हमेशा क्या करना चाहिए ये बताने की कोशिश करता है। उसके बाद मनुष्य क्या करता है वो कर्तव्य में नहीं आता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए ये कर्तव्य में आता है। जब हम बात करते हैं कर्म की, तो कर्म वहां से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि कर्म जो है वो एक तरह से जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो कर्म है, जबकि जो मनुष्य को करना चाहिए वो कर्तव्य है। तो यहां से अगर आपको कोई पूछ ले कि सर कर्म क्या है, ठीक है, और कर्तव्य क्या है, इन दोनों में भेद क्या है, तो यहां से आपको एक छोटा सा भेद दिख जाता है कि भाई कर्म का मतलब है जो मनुष्य करता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में जो कार्य किए जाते हैं उनको मनुष्य के कर्म कहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे
वैसा फल देगा भगवान। तो इस कर्म के आधार पर ही आपको परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ये आपका कर्म है, आप कर्म कर रहे हैं। अगर आपको गुरुजी कहते हैं कि बच्चे पास होने के लिए दिन रात मेहनत करो या करना चाहिए, तो वो आपका वहां पर कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो जो मनुष्य करता है वो कर्म है, जो मनुष्य को करना चाहिए। देखो मैं बार बार मनुष्य शब्द क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कर्तव्य शास्त्र या नीति शास्त्र जो है वो केवल मनुष्य पर लागू होता है। तो जो मनुष्य को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आप दोनों अर्थ लें, मैं एक लिख रहा हूं लेकिन आप दोनों को लें। तो जो मनुष्य को करना चाहिए, ठीक है, वो मनुष्य का कर्तव्य है। और यहीं पर दोनों के बीच में एक तीसरा शब्द आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दायित्व। ठीक है, अब दायित्व क्या है? तो देखो, जो मनुष्य को करना चाहिए वो कर्तव्य है, मनुष्य जो करता है वो कर्म है, और कर्तव्य को करने की जो जिम्मेदारी मनुष्य के पास है उसी को हम कहते हैं दायित्व। अर्थात मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये उसका क्या है? दायित्व है। तो एक जो बाध्यता मनुष्य पर आ जाती है कर्तव्य को करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? दायित्व। तो कर्तव्य करने की बाध्यता के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं दायित्व। तो क्या क्लियर हुआ? पहली बात, क्रय धातु में तव्यत प्रत्यय लगने से जो तव्यत प्रत्यय चाहिए का अर्थ हमें हमेशा प्रदान करता है, वहां से हमको पता चलता है कर्तव्य शब्द। कर्तव्य शब्द का अर्थ हमने ये निकाला कि एक विवेकशील, एक नैतिक, ठीक है, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपने जीवन में जो कार्य करना चाहिए वो उसका कर्तव्य होता है। जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको जान करके और उसे नहीं करना, यह भी मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसी तरह से मनुष्य कर्तव्य को जानता है, समझता है और उसके बाद वो कर्म करता है। हो सकता है उसके द्वारा किया गया कर्म कर्तव्य के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी वो करता है उसके लिए हम जो बात करते हैं वो होता है उसका कर्म। ठीक है, कर्म उसने किए। और अंत में इस कर्तव्य को करने की जो बाध्यता मनुष्य पर होती है, हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, तो हम ये तो नहीं बोलते ना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य ये दर्शाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो दिशा दे देता है, लेकिन उस कर्तव्य का अनुपालन करना वो दायित्व की श्रेणी में आता है। तो कहीं अगर आपको पूछ ले कि कर्तव्य और दायित्व में क्या संबंध है, 2 नंबर का प्रश्न, तो आप लिख सकते हैं कि एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को जो भी करना चाहिए वो उसका कर्तव्य है, जबकि कर्तव्य को करने की जो बाध्यता है उसको हम दायित्व के रूप में देखते हैं। मैंने आपको जो पिछली कक्षा में ऋण की अवधारणा पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको दायित्व और ऋण के बीच में भी एक डिफरेंस बताया था, तो आप उस क्लास को जरूर देखें ताकि आपको रिवाइज हो सके। तो कुछ याद आ रहा होगा मैंने क्या बताया था कि दायित्व और ऋण में क्या अंतर है। तो दायित्व दरअसल हमारी पिछली पीढ़ियों के प्रति, ठीक है, हमारे कर्तव्य होते हैं, मैंने यही बताया था आपको। और ऋण जो है, जो कुछ हमने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया है उसको अपनी अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना, वो एक तरह से हमारे ऋणों के रूप में होते हैं। वो चीज मैंने आपको क्लियर की थी। होते तो दोनों कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको इन 3 टर्म्स में कर्म, दायित्व और कर्तव्य के बीच में एक अंतर समझ में आ गया होगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि पूरे विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, भारतीय संस्कृति की बात तो बिल्कुल अलग है, सनातन धर्म में कर्तव्य पर बहुत विशद विवेचना की गई है, बहुत विस्तार से आपको ये बताया गया है, बहुत से ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में भी आपको सबसे पहला ग्रंथ तो जो है श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मिलता है, जो आपको कर्म योग को बहुत बेहतर तरीके से बताता है। अब आपने देखा होगा कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण बहुत विस्तार से अर्जुन को कहते हैं कि देखो भाई अर्जुन सुनो, तुम हो क्षत्रिय और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं और इसलिए तुम्हें उन कर्तव्यों को और ध्यान देना चाहिए, तुम्हें उन कर्तव्यों को करना चाहिए, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। भगवान यही तो कहते हैं ना, मतलब मुझ पर मतलब प्रकृति पर, परिस्थितियों पर। ईश्वर स्वयं प्रकृति और परिस्थिति के रूप में विद्यमान है, वो उसको जो भी फैसला करना होगा वो अपने आप होता है, लेकिन मनुष्य का क्या दायित्व होता है कि अपने पद और स्थिति के अनुसार जो कुछ उसके करने योग्य है उनको वो करे और वही उसका कर्तव्य है। तो जो दूसरी परिभाषा हमारे पास में निकल करके आती है वो ये है कि व्यक्ति को अपने पद और अपनी स्थिति के अनुसार जो कुछ करना चाहिए वो उसका कर्तव्य होता है। तो ये एक दूसरे रूप में परिभाषा आती है। पहली परिभाषा
कि एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए या जो कुछ करने योग्य है, नहीं करने योग्य, वो उसका कर्तव्य है। जबकि दूसरी ओर अपने पद और अपनी स्थिति, अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति अलग अलग भूमिका अपने जीवन में निभाता है। मान लीजिए आप किसी प्रशासक के रूप में हैं, तो प्रशासक के रूप में आपको जो है अपने कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। आपको वहां पर अपने जितने भी दायित्व हैं उनकी पूर्ति करनी होती है। इसी तरह से आपको प्रशासन, जो जनता है उसके कल्याण के लिए कार्य करने होते हैं। आपको प्रशासन को चलाना होता है, आपदा के समय आपको सहायता करनी होती है, सरकारी योजनाओं को आपको लागू करना होता है। तो वहां पर रहते हुए ये सब आपके कर्तव्य होते हैं। उसी दौरान जब आप घर जाते हैं तो आप पिता की भूमिका में होते हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उनको नैतिक मूल्य प्रदान करना, उनका भरण पोषण करना, ये सारे आपके वहां पर कर्तव्य निकल करके आते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अलग अलग स्थितियों पर, पद पर रहते हुए अलग अलग तरीके से काम करता है। तो आप जो है एक बार लिख लीजिए, शुरुआती में हमको क्या लिखना है, तो आप लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए पहली कि कर्तव्य क्या है। ठीक है, पहली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, कर्तव्य क्या है। और उसमें लिखना है, पहली परिभाषा आप लिखिए, एक नैतिक एवं विवेकशील प्राणी होने के नाते, एक नैतिक एवं विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य को जो करना चाहिए वह उसका कर्तव्य है। एक विवेकशील एवं नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वो उसका कर्तव्य है। दूसरी परिभाषा आप इसमें लिख लीजिए नीचे, पद एवं स्थिति के अनुसार, पद एवं स्थिति के अनुसार मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वो उसका कर्तव्य है। पद एवं स्थिति के अनुसार मनुष्य को जो कुछ करना चाहिए वो उसका कर्तव्य है। ये दो आप बेसिक परिभाषाएं याद कर सकते हैं, जो आप परीक्षा में लिखने में सिंपल भी हैं और आप इनको आसानी से लिख भी पाएंगे। अब यहां पर आप एक और पंक्ति लिख सकते हैं कि जो है प्रत्येक व्यक्ति का, देखो किस किस के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं, परिवार, समाज, पर्यावरण तथा राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, या आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं उसमें अगर कर्तव्य की अवधारणा आपसे पूछी जाए। हमारे शास्त्रों से लेकर के संविधान तक लगभग हर जगह हमारे कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, या फिर हम कहें कि ऋग्वेद से शुरुआत हो जाती है कि किस व्यक्ति को अपने पद और स्थिति के अनुसार कौन कौन से कर्म करने चाहिए। हालांकि उस काल में व्यावसायिक रूप से भी चीजों का विभाजन था, वर्तमान समय में वो विभाजन जो है अब टूट चुका है, लेकिन फिर भी अलग अलग पदों से जुड़े अलग अलग कर्तव्य आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं हम कर्तव्यों का विभाजन हम किस प्रकार से करें। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कर्तव्यों का विभाजन करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कर्तव्य का विभाजन, तो यहां पर अगर हम देखें कि कर्तव्य किसके प्रति है, ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वयं के प्रति कर्तव्य, ठीक है, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, इस तरह से आप उनका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो विभाजन आप एक कर सकते हैं वो आप या तो कर सकते हैं विध्यात्मक और निषेधात्मक में। कर्तव्य या तो विध्यात्मक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकते हैं निषेधात्मक। अलग अलग अर्थों में आपको अलग अलग प्रकार से कर्तव्यों का विवेचन मिलेगा, अलग अलग तरीके से वर्गीकरण भी आपको मिलेगा। तो विध्यात्मक मतलब वे कर्म जिनको करने का आदेश हमको दिया गया है, या फिर हमको कहा गया है कि इन कर्मों को हमको करना चाहिए। जैसे कि विध्यात्मक है सत्य, सत्य हमको करना चाहिए, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, इसके बाद में अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, तो अस्तेय हमारा कर्म है और चोरी नहीं करना यह भी हमारा कर्म है। लेकिन निषेधात्मक में इनके विपरीत चीजें, जैसे कि मान लो असत्य, तो असत्य निषेधात्मक रूप में कि असत्य जो है उसका पालन नहीं करना चाहिए, हमें
असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो जहां निषेधात्मक लिख दिया मतलब ये कर्म हमको नहीं करने चाहिए, और जहां विद्यात्मक है मतलब वो कर्म हमको करने चाहिए। तो अगर आपको कोई कर्म करने के लिए कहा जा रहा है तो उसका विपरीत आचरण करने के लिए मना किया गया है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि निषेधात्मक में किसी भी विद्यात्मक कर्म के विपरीत कर्म को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि अहिंसा हमको करना चाहिए, ठीक है, तो हिंसा हमको नहीं करनी चाहिए। अस्तेय को हमें धारण करना चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, तो फिर चोरी करना ये निषेधात्मक कर्तव्य है, ये हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अकर्तव्य, इसको बोलेंगे अकर्तव्य बोल सकते, ये नहीं करना है, ठीक है, इसको मनाही है। इसी तरह से अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये अब हमारे ये चारों क्या है, ये आपके जो योगा आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे ये आपको यम के रूप में बताए गए हैं, ठीक है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अष्टांग योग के 8 भाग हैं उनमें से एक भाग के रूप में आपके ये यम के रूप में बताए गए हैं, ठीक है, जिनमें ये आपकी बाहरी शुद्धता को दर्शाते हैं, ठीक है, जिनमें आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धनराशि को इकट्ठा ना करना, संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य अंत में आ जाता है जहां पर शुद्ध सात्विक रूप से आपको विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ से दूर रहते हुए जीवन यापन करना होता है। तो ये सारे आपके विद्यात्मक कर्म हैं, ये आपके निषेधात्मक कर्म हैं। तो पहला प्रकार विद्यात्मक और निषेधात्मक के रूप में हो जाता है। कुछ जो है कर्मों को हम सार्वभौमिक कर्म भी बोलते हैं। सार्वभौमिक कर्तव्य मतलब देश, काल और हर जगह पर हम देखें, अलग अलग स्थानों पर हम देखें तो ये कर्तव्य जो है मौजूद होते हैं। अब किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और कोई सा भी समाज जो है ना हत्या को अपने वहां पर जो है जगह नहीं देता, या फिर हम कहें कि अहिंसा जो है उसको लगभग हर समाज के द्वारा जगह दी जाती है। तो देख रहे हो ना आप, ये सभी आपने मूल्य में भी पढ़े थे और ये कर्तव्य में भी आप वापस पढ़ रहे हो। तो जो मूल्य है वही तो कर्तव्य है, ठीक है। मूल्य क्या है? मूल्य वांछनीय होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, मूल्यों को हम साकारित करते हैं, मूल्यों की ओर हम अग्रसरित होते हैं। यही तो हमने चीज पढ़ी थी, तो वही यहां पर है कि जिनका पालन हमको करना चाहिए, या फिर विवेकशील होने के नाते जो कार्य हमको करने चाहिए वही दरअसल क्या है, हमारे कर्तव्य है। तो मूल्य हमको एक टारगेट की तरह होते हैं, और कर्तव्य उनका व्यवहारिक जीवन में एक तरह से पालन होता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय ये सार्वभौमिक कर्तव्य भी है। तो भारतीय संस्कृति में जो कर्तव्य दिए गए उनमें से अधिकांश कर्तव्य सार्वभौमिक भी हैं। जैसे कि प्रेम करना, अब हमको हमेशा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से जो है पूरे संसार में सार्वत्रिक जो है सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में क्या लाई जा सकती है, एक समरसता का भाव जो है वहां पर लाया जा सकता है। तो सार्वभौमिक कर्तव्य भी यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये सार्वभौमिक कर्तव्य लगभग हर जगह पर, हर समाज के अंतर्गत इनको जगह दी गई है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य और अधिकार में संबंध, कि कर्तव्य और अधिकार में क्या संबंध है। कर्तव्य एवं अधिकार, हल्का सा आप समझ लें इसको भी, इनमें क्या थोड़ा सा संबंध है। देखिए दोस्तों, मनुष्य होने के नाते और समाज के प्राणी होने के नाते, समाज के सदस्य होने के नाते, जहां पर हमको कुछ अधिकार मिलते हैं वहीं पर कुछ कर्तव्य भी हमको करने होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध जो है पूरकता का है। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। जहां पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार किसी दूसरे का कर्तव्य बनकर के सामने आता है, तो कर्तव्य और अधिकार में हमको संपूरकता की स्थिति देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे संविधान में बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन इस शिक्षा के अधिकार की पूर्ति कब होगी? जब माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्य को पालन किया जाएगा। तो माता पिता अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का जो अधिकार है उसकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था में माता पिता को सेवा प्राप्त करने का अधिकार होता है, और उनके उस अधिकार की पूर्ति कब होगी? जब उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर्तव्य और अधिकार में यह संबंध है कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य
किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। तो यहां पर आप इनकी परिभाषा भी लिख लीजिए कि कर्तव्य और अधिकार में संबंध लिखना है। सामान्यतया किसी न किसी अधिकार की वजह से कर्तव्य की उत्पत्ति होती है। सामान्यतया किसी न किसी अधिकार की वजह से कर्तव्य की उत्पत्ति होती है। हालांकि कर्तव्य का क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत माना गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि कई कर्तव्य ऐसे भी होते हैं जिनके साथ अधिकार नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आप किसी पक्षी हैं, ठीक है, पर्यावरण है, अब आप मान लीजिए पक्षियों की आप रक्षा करते हैं या उनको खाना खिलाते हैं, दाना पानी देते हैं, तो वहां पर आपका कोई ऐसा कर्तव्य, वहां पर आपका कर्तव्य ही है, कोई पक्षियों का वहां पर अधिकार नहीं है, आप करें या नहीं करें, लेकिन फिर भी चूंकि हम विवेकशील है तो हम उसको एक अतिरिक्त कर्तव्य के रूप में सामने लाते हैं। तो कर्तव्य का क्षेत्र स्कोप ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अधिकार का स्कोप कम है। अधिकार तो वे हैं जो हमने अभी तक तय किए हैं, नीति शास्त्र में नैतिकता के आधार पर बहुत से अधिकार हमने तय किए, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर हम कुछ ऐसे कर्तव्य भी करते हैं जिनके साथ किसी का कोई अधिकार जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसा मैंने आपको पक्षियों और जानवरों के बारे में बताया, कुत्ते को आप रोटी देते हो मान लीजिए, तो वो कुत्ते को रोटी प्राप्त करना उसका कोई अधिकार थोड़े है, लेकिन हमने ये कर्तव्य बना दिया क्योंकि वो एक जीव है, हमारे आसपास रहता है, ठीक है, और वो हम पर निर्भर करता है, इसलिए उसको भोजन देना हमारा कर्तव्य एक तरह से हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? कर्तव्य का क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत होता है। किसी का अधिकार, कर्तव्य और अधिकार इन दोनों का जन्म एक साथ होता है। कर्तव्य और अधिकार इन दोनों का जन्म एक साथ होता है। कर्तव्य का पालन दूसरे के अधिकार की पूर्ति में सहायक होता है। कर्तव्य का पालन दूसरे के अधिकार की पूर्ति में सहायक होता है। इस प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, बालकों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। बालकों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है, जबकि अच्छी शिक्षा प्राप्ति बच्चों का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कर्तव्य और दायित्व में भी संबंध बताया था, तो उसको भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, तो वो भी आपको जो है थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो लिखिए कर्तव्य तथा दायित्व में संबंध। कर्तव्य तथा दायित्व में संबंध, इसमें लिखिए कर्तव्य तथा दायित्व के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। जिन कार्यों को किए जाने योग्य, आप लिख किए जाने योग्य जिन कार्यों को हमें करना चाहिए, किए जाने योग्य जिन कार्यों को हमें करना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है, जबकि किए जाने योग्य जिन कार्यों को हमें करना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है, जबकि नैतिक कर्तव्यों का पालन और अनैतिक कर्तव्यों का निषेध, नैतिक कर्तव्यों का पालन और अनैतिक कर्तव्यों का निषेध ही दायित्व के अंतर्गत आता है। किसी भी कर्तव्य का ज्ञान होने पर उसका पालन करना हमारा दायित्व होता है। किसी भी कर्तव्य का ज्ञान होने पर उसका पालन करना हमारा दायित्व होता है। कर्तव्य करना चाहिए, इस तरह से लिखिए, ये इस तरह से कर्तव्य करना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, कर्तव्य करना चाहिए
यह भावना ही दायित्व को जन्म देती है। कर्तव्य करना चाहिए, यह भावना ही दायित्व को जन्म देती है। एक अंतिम चीज और जो यहां पर समझने योग्य है या समझने लायक है, उसको हम बोलते हैं कर्तव्यों में संघर्ष की स्थिति। अब क्या होता है कि जीवन में अलग अलग विशेष परिस्थिति, देखो जो कर्तव्य की हम बात करते हैं वो सामान्य परिस्थितियों के लिए होता है कि सामान्य परिस्थितियों में मैं अलग अलग तरह से कर्तव्य करना चाहिए और वो सार्वभौमिक होते हैं, उनका हमें निषेध नहीं होता। जैसे कि अब सत्य बोलना है तो सामान्य परिस्थितियों में हमको सत्य बोलना ही पड़ता है। लेकिन कई बार मनुष्य के पास में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है जब मनुष्य के पास एक से अधिक जो है विकल्प होते हैं और उनमें से कोई एक आपको चुनना पड़ता है। हालांकि वो दोनों ही आपके लिए कर्तव्य होते हैं। सामान्य परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो नीति शास्त्र आपको उन दोनों ही कामों को करने की बात कहता है, लेकिन उस विशेष परिस्थिति में आपको किस कर्तव्य को चुनना है यह निर्धारण बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहीं से आपके कर्तव्यों के बीच संघर्ष की स्थिति सामने आती है। इस चीज को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक व्यक्ति दिखता है, ठीक है, जो कि एक तलवार लेकर के किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने भाग रहा है। अब आपके पास दो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है कि जो है चोरी नहीं करना। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। तो पहला कर्तव्य हो गया आपका चोरी नहीं करना चाहिए, और दूसरा कर्तव्य की प्राणी मात्र की रक्षा करना, ठीक है, यह भी हमारा कर्तव्य है। अगर किसी पर कोई संकट आया है तो उसकी रक्षा करने का कर्तव्य हमको दिया है। तो अब यहां पर आपके पास में दो कर्तव्य है, पहला है चोरी नहीं करना और दूसरा प्राणी मात्र की रक्षा करना। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए यदि आप उस व्यक्ति जो है, अब आप या तो क्या कर सकते हैं कि आप जो है वहां से चले जाएं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एक कर्तव्य को तोड़ देंगे, क्या है प्राणी मात्र की रक्षा करना, आप वो नहीं करेंगे। दूसरी ओर आप क्या कर सकते हैं, आप चोरी करके, ठीक है, उस व्यक्ति की तलवार को चुरा करके और उसे छिपा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप उस दूसरे व्यक्ति की रक्षा कर पाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो यहां पर दो कर्तव्य हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब आप किस कर्तव्य को करते हैं यह निर्धारण जो है वो कर्तव्य संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। तो यहां पर फिर आपको यही हम नीति शास्त्र में लगातार पढ़ते हैं कि कौन से कर्तव्य को हमको वरीयता देनी पड़ती है और किस कर्तव्य को हमको नीचे रखना पड़ता है। तो जो नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व मैंने आपको पढ़ाए थे उनके अंदर हमने यही विवेचन किया था कि किस परिस्थिति में हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, किस आधार पर हमको जो है अपने कर्तव्यों का निर्धारण करना चाहिए। तो ये कर्तव्य संघर्ष की स्थिति है। तो आप इसको भी लिख लीजिए कि कर्तव्यों में संघर्ष क्या होता है। तो लिखिए इसमें हम लिखेंगे कि जब हमारे समक्ष एक से अधिक कर्तव्य एक साथ आ जाते हैं, या जब व्यक्ति के समक्ष एक से अधिक कर्तव्य एक साथ आ जाते हैं, अब हम कर्तव्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों करने योग्य हैं, इसीलिए हमने कर्तव्य शब्द बोला। तो जब हमारे समक्ष एक से अधिक कर्तव्य एक साथ आ जाते हैं तो कर्तव्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में यह संघर्ष उत्पन्न होता है कि किस कर्तव्य का पालन किया जाए और किस कर्तव्य को छोड़ा जाए। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में यह संघर्ष उत्पन्न होता है कि किस कर्तव्य का पालन किया जाए और किस कर्तव्य को छोड़ा जाए। उदाहरण के लिए अब मैं दूसरा और उदाहरण दे देता हूं आपको, एक मैंने समझा दिया है। यदि किसी शिकारी से बचकर कोई गाय आपके सामने छिप जाती है, अब आपने देख लिया कि वो छिप रही है लेकिन शिकारी ने नहीं देखा है, तो यदि किसी शिकारी से बचकर कोई गाय आपके सामने छिप जाती है तो ऐसी परिस्थिति में हमें सत्य बोलने तथा गाय की रक्षा करने के दो कर्तव्यों में से किसी एक को चुनना होगा, और यहीं से जो है समस्या उत्पन्न होगी। फिर आपको तय करना पड़ेगा कि चूंकि जो प्राणी मात्र की रक्षा करना है तो ये रक्षा करने का कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपद धर्म के रूप में यह भी कहा गया है कि यदि किसी की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो वो झूठ जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत
आपको अनुमत है, आप उसका पालन कर सकते हैं। तो आपका जो कर्तव्य यहां पर होगा वो क्या होगा कि आप भले ही झूठ बोलकर भी उस गाय की रक्षा करें, लेकिन वो करें। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सत्य बोलने का विकल्प चुनना पड़ेगा। हालांकि सही मायने में अब दो कर्तव्य हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सही मायने में हमें केवल एक कर्तव्य का चुनाव करना होता है, और इसीलिए हम इस चुनाव को संघर्ष का नाम देते हैं। हालांकि सही मायनों में हमें केवल एक का चुनाव करना पड़ता है, जिसे हम संघर्ष का नाम दे देते हैं। अब ये संघर्ष क्यों होता है? तो उसका कारण है कि परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं होने की वजह से, परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं होने की वजह से यह संघर्ष उत्पन्न होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कर्तव्य बोध नहीं होने की वजह से। अब आपको यही नहीं पता कि कौन से कर्तव्य को हमें ऊपर रखना चाहिए और कौन से कर्तव्य को नीचे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? कर्तव्य का अबोध उत्पन्न होता है। तो धर्म क्या है ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम इसको पालन नहीं कर सकते। अब इसके अलावा मनुष्य के बहुत से कर्तव्य हैं जिनमें हम अलग अलग तरह से आप पढ़ते हो। पूरा नीति शास्त्र जब आप पढ़ोगे तो बार बार ये चीजें आएगी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके क्या कर्तव्य है, बच्चा होने के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, नागरिक होने के प्रति आपके क्या कर्तव्य, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने जीवन का आदर करना, ठीक है। स्वतंत्रता जो मिली है उसका आदर करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सत्य का आदर करना, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। तो यह है कर्तव्य की अवधारणा, जिसको बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपके लाइक्स एंड शेयर्स आते रहने चाहिए। आरएस जंक्शन पे आपके लिए पॉलिटी का कोर्स भी चल रहा है, सोशियोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर पर भी, तो इन सभी कोर्सेज का भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, जहां पर हम कुछ और चीजों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।